Hello and welcome back to Dr. Shaheen classes. And today I will deal the topic cultural studies. कल्चरल स्टडीज जो है आपको नेट जेआरएफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको पढ़ना है। आपका एक यूनिट ही है जिसका नाम है कल्चरल स्टडीज। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज कल्चरल स्टडीज and how cultural studies emerged, who are the key figures that developed cultural studies, and why we should study cultural studies. Okay, so today I will explain all these things. So let me talk first about what is cultural studies. Actually, cultural studies is an interdisciplinary field of study that studies how art and culture engage with the lives of individuals and how they influence and create impact in the lives of the individuals. यानी जो कल्चरल स्टडीज है वह एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि स्टडी करता है, एनालाइज करता है। किसको एनालाइज करता है कि कैसे आर्ट और कल्चर जो है हमारे लाइफ को यानी इंडिविजुअल्स के लाइफ को एंगेज करता है और कैसे उसका प्रभाव और उसका इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल्स पे यानी कि समाज में रहने वाले लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये हमारा हो गया कल्चरल स्टडीज। ठीक है, अब हम देखते हैं कल्चरल स्टडीज का डेवलपमेंट, कैसे कल्चरल स्टडी डेवलप हुआ। So if you look into the development of cultural studies, it was initially developed by British Marxist scholars in the late 1950s. यानी ये जो है कल्चरल स्टडीज वह डेवलप शुरू में कहाँ से किया, यहाँ मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स लोगों ने जो है वह डेवलप किया इनको 1950s में, देन 1960s और 1970s में। और इस तरह से यह वक्त के अनुसार यह ट्रांसफॉर्म और एक्सपैंड भी हुआ बाय द स्कॉलर्स एंड थियरिस्ट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो कल्चरल स्टडीज है वह मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के थ्रू, ब्रिटिश मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स के थ्रू हुआ जो कि लेट 1950s में हुआ, 1960s एंड 1970s। और इस तरह से यह इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड एंड एक्सपेंडेड बाय स्कॉलर्स एंड थियरिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ कल्चरल स्टडीज जो है वह कौन कौन से एलिमेंट्स से बना होता है, इनके अंदर कौन कौन से जो आपका टॉपिक्स है, जो थियरीज है वह आता है। तो देखिए कल्चरल स्टडीज कौन कौन से वैरायटीज, अप्रोचेस और मेथोडोलॉजी से बना है। तो कल्चरल स्टडीज encompasses varieties of approaches and methodologies and such as Marxism, semiotics, feminism, ethnography, structuralism, post-structuralism, post-colonialism, drawing from different disciplines such as literature, media studies, history, anthropology, sociology, social theory, political theory, history, philosophy, media theory, film video studies, communication studies, political economy, translation studies, museum studies, art history criticism, with a purpose to analyze and study cultural phenomena such as class structure, gender study, ethnicity in various societies, contemporary and historical periods। यानी इतना अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कल्चरल स्टडीज समझ में आ जाएगी। यानी आपको कल्चरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना होता है, कल्चर स्टडीज जो है किन किन एलिमेंट्स से बना होता है, अप्रोचेज और मेथोडोलॉजी से बना होता है। तो उसमें आपको मार्क्सिज्म है, सेमियोटिक्स है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, आपका फेमिनिज्म भी है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, ट्रांसलेशन स्टडीज, कल्चरल फेनोमेना, सोशल फेनोमेना, ये सब आपके अंदर आता है। क्लास स्ट्रगल, जेंडर स्टडी, एथनिसिटी, ये सब आपको कल्चरल स्टडीज में पढ़ने होते हैं। ठीक है, नाउ आई टॉक अबाउट द की फिगर्स, यानी कि कौन कौन से की फिगर्स है यानी डेवलपर्स है हु डेवलप्ड दिस cultural studies. Okay, so it developed and
The key figures in the development of British cultural studies include Raymond Williams, Richard Hogarth, E.P. Thompson, Stuart Hall, Paul Willis, Angela McRobbie, Paul Glory, David Morley, Charlotte Bronson, and Richard Dyer and others. यानी कि की फिगर्स आपको याद करने होते हैं, मेमोराइज करने होते हैं नेट एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई बार आपको जो है थियरिस्ट दिए जाते हैं, डेवलपर्स के नेम दे दिए जाते हैं कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड, और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डेवलपर ऑफ कल्चरल स्टडीज, या कई बार क्वेश्चन होते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग आर द डेवलपर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज, और उसमें आपको कई नाम दिए होते हैं, 2, 3, 4 कई बार रहते हैं नेम्स, और उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को जो है मार्क करना होता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सो कल्चरल स्टडीज जो है एक्चुअली क्या फोकस करता है, फोकस ऑन बोथ हाई एंड पॉपुलर कल्चर। ठीक है, इन दोनों को फोकस करता है। सो नाउ आई टॉक अबाउट हाउ द स्कॉलर्स एंड थिंकर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज observe cultural studies and how they define cultural studies and how they view cultures. Okay, so scholars and thinkers of cultural studies view cultures not as fixed, bounded, stable, and discrete entities, but rather as a subject to change, which constantly keep changing with the टाइम ड्यूरेशन। यानी जो स्कॉलर्स और थिंकर्स है कल्चरल स्टडीज़ का, उनका कहना है कि जो कल्चर्स है वो फिक्स्ड नहीं है, वह स्टेबल नहीं है, बाउंडेड नहीं है, बल्कि क्या है यह, दिस इज द सब्जेक्ट टू चेंज दैट कीप्स चेंजिंग टाइम टू टाइम। यह हमारा कल्चर मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि अभी जो कल्चर है वह एंशियंट टाइम में नहीं था, जो एंशियंट टाइम में था वो अभी नहीं है। यानी क्या है कि विद द टाइम इट गॉट चेंज हुआ, बदलाव हुआ। तो ये कहते हैं कि कल्चर जो है वह स्टैटिक नहीं है, यह हमारा क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट टू चेंज, यह चेंज होता रहता है। फिर आज जो है वह 100 साल बाद ये कल्चर नहीं होगा, फिर डिफरेंट कल्चर होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस आते रहते हैं। सो नाउ हाउ मीनिंग इज जनरेटेड एंड बाउंड विद द सिस्टम्स, मीन्स मतलब यह कहता है कि इट एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ मीनिंग इज जनरेटेड, disseminated and bound up with systems of power and control, and how by examining power relation within society, it tells us how certain groups or ideologies gain dominance and how culture is used as a tool to establish power। यानी कि जो स्कॉलर्स है और थिंकर्स है कल्चरल स्टडीज का, उनका कहना है कि जो कुछ सर्टेन आइडियोलॉजीज होते हैं वो डोमिनेंस में आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि जो एक पावरफुल क्लास के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, दे यूज कल्चर एज अ टूल टू क्रिएट आइडियोलॉजीज। हाँ, और उनके थ्रू क्या है कि वो कल्चर के थ्रू क्या है एक आइडियोलॉजी को जनरेट करते हैं टू मेंटेन देयर पावर, उनको अपना पावर को मेंटेन करना होता है। इस वजह से कुछ आइडियोलॉजी को क्रिएट करते हैं और उसको कल्चर के थ्रू उसको एस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं टू कंट्रोल देयर पावर। ठीक है, तो इस तरह से कैसे कल्चर का यूटिलाइज किया जा रहा है पावर को मेंटेन करने के लिए, वो आपको स्कॉलर्स बताते हैं कल्चरल स्टडीज़ का। अब इसी तरह हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कल्चरल मटीरियलिज्म, रेमंड विलियम्स इन टर्म्स ऑफ कल्चरल स्टडीज इंटरप्रेटेड कल्चर एज अ productive process, emphasizing the material and economic dimensions of culture, how economic factors influence cultural production, distribution and consumptions। यानी कि रेमंड विलियम्स कहते हैं, जो कि थियरिस्ट है, कल्चरल थियरिस्ट, तो उनके कल्चरल स्टडीज के टर्म में इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कल्चर एज ए प्रोडक्टिव प्रोसेस, कल्चर एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है जो कि एम्फेसाइज करता है मटेरियल और इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ कल्चर को, कि कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करता है कल्चरल प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और कंजम्पशन को। यानी कि इसको आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा जब आप कल्चरल स्टडीज़ को पढ़ते हैं, तो कैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स एसोसिएटेड है
कल्चर प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और कंजम्पशन से, इन सबको आपको जानने की ज़रूरत है। It means culture is not an independent entity but as a productive material process inseparable from the social, political and economic conditions of its time। यानी कि इनका कहना है कि जो कल्चर है वह इंडिपेंडेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, यानी कि यह इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, बल्कि यह कहीं ना कहीं यह कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, कुछ चीज़ों से यह बाउंड है। ठीक है, क्या है वो चीज़? तो वह हमारा सोसाइटी है। सोसाइटी में जैसे क्या है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स आते हैं, रिलीजन आते हैं, तो ये सब है, और कल्चर है। तो ये सब चीज़ एक दूसरे से एसोसिएट है। ठीक है, जो कि कल्चर से एसोसिएटेड है, ये सब इंटरकनेक्टेड है कल्चर से। ठीक है, क्योंकि हमारा सोसाइटी ही कल्चर से इंटरकनेक्टेड है। तो जब हमारा सोसाइटी कल्चर से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, जो भी लिटरेचर है, कल्चर है, आर्ट है, यह सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होगा, तब जाकर हम कल्चर को हम प्रोमोट करते हैं इनके थ्रू। सो कल्चर इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल्चर इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम, यानी कि जो भी कल्चर होता है वह अपने टाइम का कहीं ना कहीं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होता है उस टाइम का, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर हम अभी की प्रेजेंट स्टेट की बात करें, तो अभी हमारा जो भी 21st सेंचुरी में अगर आप देखते होंगे कल्चर, तो यह कहीं ना कहीं अभी जो हमारे समाज में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कल्चर हो गया। क्योंकि पहले क्या था कि पहले पॉवर्टी थोड़ी ज़्यादा थी, तो लोगों का क्या था, उसके हिसाब से उनका कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है इंसान के कल्चर को, उसके यानी कि उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके लैंग्वेज को, उसके लाइफ स्टाइल को, लिविंग स्टैंडर्ड्स को, ये सब मिला करके हमारा एक कल्चर है। ठीक है, So culture is largely influenced by socio-economic conditions of each time. So cultural forms such as art, literature, media, etc. are shaped by power structure and material life. So आपने सुना होगा कल्चरल हेगेमनी। कल्चरल हेगेमनी एंटोनियो ग्राम्सी का एक टर्म है। सो हेगेमनी उसी तरह से अब हेगेमनी भी वर्क करता है कल्चर में। कैसे? देखिए, हेगेमनी ऑल्सो वर्क्स है हाउ डोमिनेंट क्लास यूजेस कल्चर to create certain ideologies and validate, maintain power to dominate the powerless class of people। यानी कि जो एंटोनियो ग्राम्सी की एक थियरी है कल्चरल हेगेमनी, तो वो कहते हैं कि जो रूलिंग क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, पावरफुल क्लास है, वह सर्टेन आइडियोलॉजीज को जनरेट करते हैं। किसके थ्रू? कल्चर के थ्रू करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, और उसी को जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बड़ी आसानी से फॉलो कर लेते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो जो रूलिंग क्लास है उसको कल्चर के थ्रू उसको नॉर्मलाइज करते हैं, और जो बाकी के जो तबका है, जो क्लासेस है, उसको आसानी से फॉलो करते हैं। तो जो डोमिनेंट क्लास है वह कल्चर को के थ्रू करते हैं, और ये जो है बाकी के जो डोमिनेट जो पावरलेस क्लास है उसको इसके थ्रू डोमिनेट किया जाता है, कल्चर के थ्रू डोमिनेट किया जाता है। जो बाकी का तबका है, पावरलेस क्लास जो पीपल है, उनको कल्चर के थ्रू डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। सो द डोमिनेंट क्लास है, हम देखते हैं द डोमिनेंट क्लास आइडियोलॉजीज बिकम द आइडियोलॉजीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ सोसाइटी। देयर वर्ड्स डायलेक्ट्स आर कॉपीड बाय अदर क्लासेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको समझना होगा, ये सब कल्चर से आपको रिलेटेड पढ़ना है। यानी कि जो डोमिनेंट क्लास है, जो पावरफुल क्लास है, उनका जो आइडियोलॉजी है वह बाकी के जो तबका के लोग हैं, बाकी के जो क्लास के पीपल है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनकी भी आइडियोलॉजी, उनकी भी डायलेक्ट्स वही होती है, क्योंकि ये कॉपी करते हैं। बाकी के जो क्लासेस होते हैं वह डोमिनेंट क्लास को ही कॉपी करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए
यहाँ पर जो है their words and dialects are copied by the other classes, ठीक है। यानी कि अपर क्लास के लैंग्वेज को और डायलेक्ट को जो है वह जो रेस्ट ऑफ द क्लासेस है वह फॉलो करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे लैंग्वेज मेजर फंक्शन करता है, मेजर रोल फंक्शन करता है कल्चर को प्रोमोट करने के, बिकॉज वी आर स्टडिंग हेयर कल्चर स्टडीज। सो कल्चर स्टडीज is never complete without the study of language, right? Because both is interconnected and interrelated. So language functions major role in promoting culture and identity. As Gugi wa Thiong'o, you must be knowing this name, who is a post-colonial writer, Kenyan, who also said that language carries culture and culture carries language. Means language is the carrier of culture. लैंग्वेज हैज़ टू प्रोमोट कल्चर। कैसे लैंग्वेज जो है कल्चर को प्रोमोट करता है, कैसे आइडेंटिटी को प्रोमोट करता है कल्चर, कैसे आइडेंटिटी को चेंज करता है लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज जो है कल्चर को चेंज करता है, ये आपको लैंग्वेज का पार है, ठीक है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड द लैंग्वेज इज इनसेपरेबल, both are interrelated and interconnected with each other। यानी कि जो लैंग्वेज है और कल्चर है दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इंटररिलेटेड है और with each other। Language is the carrier of culture, a vessel for cultural values which promotes cultural identity। यानी ऐसा गुगी वा थिएंगो का कहना है। Now next thinker Edward Sapir, an American linguist and anthropologist, also argues that language and culture are not separable because language functions as a guide to social reality। He says that Edward Sapir, who is an American linguist and anthropologist, he says that language and culture is not separable, they are interrelated, they are interconnected। And how language promotes culture, he says that, he also says that language functions major role in promoting culture, and how language develops in our society with social interaction when we communicate with each other and we share different types of words and dialects with each other when we talk with each other. So society is now. Next thinker David Crystal, a modern British linguist, said language changes because people change। language changes because people change, मतलब लैंग्वेज जो है भाषा बदलता है क्योंकि हम लोग बदलते हैं, यानी पीपल बदलते हैं, लोग बदलते हैं, ठीक है। एंड दैट लैंग्वेज इज ओनली अलाइव एज लॉन्ग एज इट इज यूज्ड बाय अ लिविंग कम्युनिटी। यानी इनका कहना है डेविड क्रिस्टल का कि लैंग्वेज चेंज होता है जब हम लोग चेंज होते हैं और लैंग्वेज तब तक जिंदा रहता है जब तक हम लोग जिंदा होते हैं, क्योंकि हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो इनका कहना है कि जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक ही वो लैंग्वेज जिंदा होता है, दैट इज यूज्ड बाय अ लिविंग कम्युनिटी। सो सोसाइटी इज अ लिविंग एंटिटी एज लैंग्वेज रिमेन्स लिविंग विथ इट्स एग्जिस्टेंस। क्योंकि जो समाज है, जो सोसाइटी है, वह लिविंग एग्जिस्टेंस है, इसलिए इसके साथ जो लैंग्वेज है वह लैंग्वेज भी ग्रो करता है इनके साथ साथ, ठीक है। और लैंग्वेज रिमेन्स विथ इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि समाज है तब तक लैंग्वेज भी है, ऐसा डेविड क्रिस्टल का कहना है। तो आपको इसके अंदर मार्क्सिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चरल स्टडीज के अंदर, जो कि आपको पढ़ना है। सो मार्क्सिज्म इन लिटरेचर इमर्ज एज अ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म as a way of analyzing and interpreting ideology and literature by focusing on social, political, cultural influence of socio-economic conditions and class struggles on its production and meaning। यानी जो मार्क्सिज्म है, जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, वह एक तरह का वे है, मेथड है एनालाइज और इंटरप्रेट करने का, किसको, आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर को कैसे, मतलब फोकस करके सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर जो इन्फ्लुएंस है, यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल पे, और क्लास स्ट्रगल का इसके प्रोडक्शन और मीनिंग पे। सो ये हमारा मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर हमें इसे पढ़ना है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म हमें यही बताता है। मार्क्स आइडियोलॉजीज वेर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म
dialectical, materialist, and class struggle, the three principles that explained his theories. So classes of the powerful and the working class struggle with one another and survive to establish their supremacy in the society. Hence, class struggle is the key essence of a society which मार्क्सिस्ट थियरिस्ट एम्प्लाई टू स्टडी. जैसे मार्क्सिस्ट जो थियरिस्ट है वो कहते हैं कि जो क्लास स्ट्रगल है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लास डिस्पैरिटी है, वो मेजर रोल प्ले करता है. किसको? जो रूलिंग क्लास है वह पावरलेस क्लास को, वर्किंग क्लास को, प्रोलेटेरिएट क्लास को रूल करने में, उसको डोमिनेट करने में. तो इस तरह से आपको कल्चरल स्टडीज के अंदर मार्क्सिस्ट तो पढ़नी ही है. मार्क्सिस्ट के अलावा मैंने आपको जैसे कि बताई, आपको इसमें स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म और सेमियोटिक्स और लिटरेचर, मीडिया स्टडीज, कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ना है. सो दिस इज ऑल अबाउट कल्चरल स्टडीज. ओके, थैंक यू.